नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सीरीज में स्टार्ट किया था कि भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में और 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो भी सुधार हुए थे वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग उस क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए थे, यह संवैधानिक विकास के दिशा में किस तरह महत्वपूर्ण था। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के बारे में। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 या इसे ध्यान रखेंगे, इस अधिनियम को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉन्टेगू जो थे उस समय इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे यह भारत में वायसराय थे। और इस अधिनियम के पारित कराने में या पारित होने में इन दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका था, इसीलिए इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अब अधिनियम के पारित होने के क्रम में क्या पृष्ठभूमि थी, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो इस अधिनियम के पारित करने में या पारित होने में जो पृष्ठभूमि थी वह पृष्ठभूमि यह थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की नीति से व्याप्त असंतोष एवं होम रूल आंदोलन से जागृत राष्ट्रीय चेतना एवं प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अधिक आवश्यकता एवं भारत में ब्रिटिश शासन में भारतीयों को और अधिक सक्रिय योगदान देने के अवसर प्रदान करने के मद्देनज़र 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेगू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों की घोषणा की। कब घोषणा की? 20 अगस्त को। अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा जो लागू किए जाने वाले प्रस्तावों की जो घोषणा थी उसको जो है यह मॉन्टेगू ने 20 अगस्त 1917 को घोषित किया। और इस प्रशासनिक घोषणा में एक महत्वपूर्ण चीज़ था जो अभी तक नहीं था। इस प्रशासनिक घोषणा में पहली बार भारत को स्वतंत्र डोमिनियन, यहाँ डोमिनियन से आशय स्वशासन से है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अर्थात इस प्रशासनिक घोषणा में प्रथम बार भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, यह बात कही गई। और यह जो स्थिति जो थी भारत को एक क्रम चरण में दिया जाना था, न कि एक बार। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों का मानना था कि भारत के संदर्भ में जो शासन में जो प्रगति होगी उसका आकलन किया जाएगा और उसी आधार पर देखा जाएगा कि भारत में डोमिनियन जो है स्वशासन के संदर्भ में कितना प्रगति की है, उसी के आधार पर क्रम में चरण में इनको जो यह स्थिति प्रदान करना था। अब हम देखेंगे जब यह मॉन्टेगू ने घोषणा की सुधार की, उस घोषणा के पश्चात वो मॉन्टेगू भारत आए। भारत आने के पश्चात इन्होंने शिमला में यहाँ के जो वायसराय चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड के साथ एवं यहाँ के अन्य नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। और उस विचार विमर्श के पश्चात मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड नाम का संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित किया। यह रिपोर्ट जो है जुलाई 1918 में प्रकाशित हुआ था, जुलाई 1918। अर्थात इन दोनों के नाम से, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जुलाई 1918 में प्रकाशित किया गया और इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। यह इसकी पृष्ठभूमि थी। अब क्या हुआ, तो जब यह अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हो गया, लेकिन यह अधिनियम जो है वर्ष 1921 में लागू हुआ। अर्थात इन फोर्स जो हुआ इसका, यह जो हुआ 1921 में, अर्थात पारित यह 1919 में हुआ लेकिन लागू यह 1921 में हुआ। और एक इम्पोर्टेंट बात यह भी था, फैक्ट था कि इसमें जो है पहली बार
उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस उत्तरदायी शब्द से मतलब ये है तात्पर्य कि भारत की जो शासन व्यवस्था होगी वह धीरे धीरे उत्तरदायी बनाई जाएगी। तो यह भी एक इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। अब हम इस जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कि इसके अधिनियम के तहत कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए थे या इस अधिनियम की कौन कौन से मुख्य विशेषताएं हैं। तो हम लोग एक ओवरऑल देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से, फिर हम इस पर डील करेंगे कि यह व्यवस्था क्या क्या थी। तो पहले देख लेते हैं हम लोग इसमें जो एक व्यवस्था था प्रावधान किया गया था या इसकी जो विशेषता थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था की व्यवस्था की गई केंद्र में। उसके बाद भारत सचिव का जो खर्च था उसके संदर्भ में प्रावधान किया गया। इंग्लैंड में एक उच्चायुक्त की स्थापना के संदर्भ में प्रावधान किया गया। इसके साथ ही भारत परिषद की संख्या सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई। अगला प्रावधान था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। उसके पश्चात जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार भी किया गया। अगला प्रावधान केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण इस अधिनियम का प्रावधान था वह था प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना करना। यह क्वेश्चन बार बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। तो यह अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 ही था। इसके बाद क्या हुआ, इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि बजट का जो पृथकीकरण कर दिया गया। यहाँ विभाजन से या पृथकीकरण से तात्पर्य केंद्रीय बजट एवं प्रांतों का बजट अलग अलग करने से है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। यह भी पूछा जाता है कि भारत में किस अधिनियम के तहत पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से हम लोग ओवरऑल देख लिए कि कौन कौन से मोटा मोटी प्रावधान किए गए हैं। अब हम इसके विस्तार से जानेंगे एक एक प्रावधान के बारे में कि इसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था की गई थी या क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई या व्यवस्था की गई। इस द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है केंद्र में स्थापित की गई। यह स्थापना जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर, पहले जो केंद्रीय विधान परिषद होता था उसके स्थान पर दो सदनों का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया। एक सदन था उसको राज्य परिषद बोलते थे, राज्य परिषद। इसको उच्च सदन या तत्कालीन अभी हम लोगों का राज्यसभा है वैसे समझ सकते हैं। राज्य परिषद, उच्च सदन। और दूसरा था विधानसभा अर्थात निम्न सदन। इसको हम लोग लोकसभा के संदर्भ में देख सकते हैं, निम्न सदन। तो इस तरह से केंद्र में केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद उच्च सदन और दूसरा विधानसभा निम्न सदन अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, विधायिका की स्थापना की गई। अब इसमें क्या था, राज्य परिषद जो था इसके कुल सदस्यों की जो संख्या थी वह 60 थी। इस 60 में से 34 जो सदस्य थे वो निर्वाचित होते थे एवं शेष जो सदस्य होते थे वह मनोनीत होते थे। तो इस 60 सदस्यों में से 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और शेष जो सदस्य होते थे वो मनोनीत होते थे। अब अगला विधानसभा में जो था वह टोटल जो संख्या था सदस्यों का वह 145 था। अर्थात विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या थी वह 145 था। 145 में से 104 सदस्य जो है यह निर्वाचित होते थे एवं शेष सदस्य जो है 41 यह मनोनीत होते थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ देखेंगे कि दोनों सदनों की जो बहुसंख्यक सदस्य है उनका जो है निर्वाचन के तहत भरा जाता था और जो अल्पसंख्यक अर्थात जिनकी संख्या कम होती थी उनको मनोनीत किया जाता था। अर्थात अधिक जो संख्या है वो निर्वाचन के माध्यम से आते थे। इसमें एक और चीज़ देखेंगे, राज्य परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता था वह 5 वर्ष का होता था। 5 वर्ष का होता था। यह किसका होता था, यह राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन के जो सदस्य होते थे उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता था और निम्न सदन अर्थात विधानसभा के जो सदस्य होते थे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था।
तो ये हम लोग द्विसदनीय व्यवस्थापिका के बारे में जान गए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। अब हम अगला प्रावधान देखते हैं इसके संदर्भ में। अगला प्रावधान था कि भारत के राज सचिव का जो व्यय होता था या उस पर जो खर्चा होता था वह पहले जो है इस अधिनियम से पहले जो था वह भारतीय राजस्व से दिया जाता था, अर्थात इनके ऊपर जो भी खर्च होता था उनका पैसा भारतीय राजस्व से दिया जाता था। लेकिन इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जो भारतीय राजस्व से दिया जाता था भारत सचिव का खर्चा, वह अब ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाने लगा, अर्थात ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा भारतीय परिषद के जो भी सदस्य थे, अर्थात भारतीय परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो भी निश्चित कर दी गई। इस निर्धारण के तहत इसमें न्यूनतम जो है 8 सदस्य हो सकते थे और अधिकतम 12। तो 8 से 12 का जो है लिमिट इसमें निश्चित कर दिया गया। और एक और प्रावधान किया गया इसके तहत, राज सचिव के सहायता के लिए लंदन में एक उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर को हम लोग उच्चायुक्त बोलते हैं, का एक कार्यालय की स्थापना की गई और उसमें एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। यह उच्चायुक्त जो है भारत सचिव की सहायता करता था। पहले से भारत सचिव के कुछ कार्यों को इस उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया और उन कार्यों में यह भारत सचिव को सहायता करता था। अगला प्रावधान हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, अर्थात भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की पहली बार जो शुरुआत हुई वह जो हुई 1919 इसी अधिनियम के तहत हुई। और इस प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए सीमित संख्या में कुछ लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। और इस मताधिकार जो प्रदान किया गया यह 2 आधार पर प्रदान किया गया था। पहला था संपत्ति और दूसरा जो आधार था कर था, अर्थात संपत्ति और कर के आधार पर कुछ लोगों को सीमित संख्या में मताधिकार प्रदान किया गया और यह मताधिकार जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत प्रदान किया गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। इससे तात्पर्य यह है कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत हुई थी, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव जो है मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो उस व्यवस्था का जो है इस अधिनियम के तहत विस्तार कर दिया गया और इस विस्तार के तहत इसमें जो है सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, एवं यूरोपियों को भी शामिल कर दिया गया। तो इन सारे लोगों को शामिल करने के पश्चात इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इन सभी लोगों को शामिल कर दिया गया। यह 1909 के भारत परिषद अधिनियम में जो है केवल मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक आधार पर, लेकिन इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय, दूसरा जो था सिख, तीसरा भारतीय ईसाई, चौथा यूरोपियन, इन लोगों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत शामिल कर दिया गया। अब अगला हम लोग देखेंगे कि इसमें अगला प्रावधान था केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों का विभाजन कर दिया गया। इसके तहत क्या किया गया, केंद्रीय तथा प्रांतों के प्रशासन के संबंध में विषयों को पहचान कर सूची बनाई गई और इस विषयों की सूची को है 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक केंद्रीय विषय और दूसरा प्रांतीय विषय। इस तरह से क्या हुआ कि केंद्र का कुछ नियंत्रण प्रांतों में कम हो गया। इसके बावजूद भी केंद्र का प्रशासन जो था केंद्रीकरण ही था और एकात्मक ही था, न कि ऐसा समझेंगे कि यह अलग अलग हो गया, मतलब इसका नियंत्रण समाप्त हो गया। केंद्र का इसका नियंत्रण बना ही रहा, लेकिन कुछ ऐसे विषय थे उनकी पहचान कर केंद्र एवं प्रांतों के विषयों में विभाजित कर दिया गया। और इस तरह से क्या हुआ, जो प्रांतीय विषय थे उस पर
ये अपना कानून बना सकते थे और शासन कर सकते थे, और दूसरी ओर जो था केंद्र अपने विषयों पर विधान बना सकता था और शासन कर सकता था। अब अगला प्रावधान हम देखेंगे, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो था वह बार बार पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। अब इसके तहत क्या किया गया, इस प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना के तहत पहले हम लोग पढ़े थे कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इसके तहत क्या किया कि प्रांतीय जो विषय थे उनको भी पुनः 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। अब प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में पुनः विभाजित कर दिया गया, 2 वर्गों में पुनः विभाजित कर दिया गया। एक थे आरक्षित विषय, आरक्षित या सुरक्षित, इसको जो भी कहिए, रिजर्व, आरक्षित या दूसरा हस्तांतरित, हस्तांतरित विषय। इसमें क्या था, जो आरक्षित विषय था इसके अंतर्गत जो विषय आते थे उसमें प्रमुख रूप से पुलिस, न्याय, राजस्व, राजस्व, वित्त आदि शामिल थे। जबकि दूसरा जो विषय था हस्तांतरित विषय, इसमें स्थानीय स्वशासन एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा शामिल थे। तो द्वैत शासन के तहत क्या हुआ कि जो आरक्षित विषय थे, जो आरक्षित विषय से उसका शासन जो है गवर्नर जो है केंद्रीय कार्यपालिका परिषद की सहायता से करते थे, और यह परिषद जो है विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, अर्थात जो व्यवस्थापिका थी उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। और दूसरा जो विषय था हस्तांतरित विषय, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य था, तो इन विषयों का पर शासन जो है गवर्नर जो है भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता था, और यह भारतीय मंत्री जो है व्यवस्थापिका के प्रति अर्थात विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 भाग, आरक्षित एवं हस्तांतरित, ये 2 भाग हो गए, और इस दोनों भागों का शासन अलग अलग किया जाने लगा। एक था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, दूसरा उत्तरदायी होता था। इसी के आधार पर प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना हो गई। और इस स्थापना के तहत क्या हुआ, वर्ष 1921 में चूँकि यह लागू हुआ, तो वर्ष 1921 में अप्रैल 1921 में मद्रास, मुंबई, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं पंजाब आदि राज्यों में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। द्वैत शासन व्यवस्था के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम लोग जान लेंगे, यह एग्जाम में पूछा भी जाता है कि द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता जो है लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। लियोनिल कार्टिस, कार्टिस को माना जाता है। इन्होंने ही अपनी पुस्तक डायरकी में, डायरकी में द्वैत शासन शब्द का उल्लेख किया था। इसीलिए लियोनिल कार्टिस को जो है द्वैत शासन का जनक माना जाता है। यह एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगला प्रावधान हम लोग देखेंगे। अगला प्रावधान क्या था कि बजट का पृथक्करण कर दिया गया, अर्थात केंद्रीय बजट को केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया। अर्थात केंद्रीय बजट जो था, पहले प्रांतों का बजट एक साथ पारित होता था या बनता था, उसको जो है अब प्रांतों का बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। और इस अलग करने के पश्चात क्या है, जो राज्य को विधानसभा थी उनको अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अगला एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। अर्थात भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यह लोक सेवा आयोग का गठन जो प्रावधान किया गया, इसी प्रावधान के तहत ली आयोग 1923-24
कि सिफारिश के आधार पर ही भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो हम लोग जान गए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एक और प्रावधान किया गया था इस अधिनियम के तहत कि इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि अगले 10 वर्षों में भारत की संवैधानिक स्थिति का जाँच करके अगले 10 वर्ष में रिपोर्ट देना था। तो इस तरह से भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे उसके बारे में भी हम लोग बता दिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण थे। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेगू-चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से जो जाना जाता है इसके बारे में पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।